जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, कल एरो इंडिया की शुरुआत होने के साथ साथ हमें भारत द्वारा बनाए जाने वाले कई सारे नए हथियारों के साथ परिचय हुआ, जिनमें नया फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और मिसाइल से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तक शामिल था। पर दोस्तों, इन इक्विपमेंटों से अलग कुछ विदेशी कंपनियों की तरफ से भी आधुनिक नया जनरेशन के हथियारों को बना के भारत के इस एयर शो के लिए लाया गया था और साथ में भारत को ऑफर भी किया गया। और दोस्तों, इन हथियारों के लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है इजराइल का। इजराइल की तरफ से स्पाइस 2000 जैसे ही एक आधुनिक स्पाइस सीरीज के हथियार का निर्माण किया गया है और इसे भारत को ऑफर भी किया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में स्पाइस सीरीज के ये नया हथियार के बारे में जानेंगे, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में फ्रेंच कंपनी एयरबस के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे, जिसे संभावित भारत लीज में ले सकता है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इजरायली हथियार मैन्युफैक्चरर राफेल डिफेंस सिस्टम के तरफ से एक नया वेपन गाइडेड किट को एरो इंडिया 2021 में दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों, इस हथियार का नाम स्पाइस 250 ER है, जो कि स्पाइस 250 के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है और ये कम से कम 150 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। दोस्तों, राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से रिपोर्टरों को इस नया सिस्टम के ऊपर जानकारी देते हुए कहा गया है कि सिस्टम को उनके कंपनी द्वारा इंडियन एयरफोर्स को भी ऑफर किया जाएगा। ये नया सिस्टम का जो ER स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड रेंज, और ये स्पाइस सीरीज के सबसे छोटे हथियार है। स्पाइस सीरीज के टोटल 3 हथियार है, जिनमें स्पाइस 250, स्पाइस 1000 और स्पाइस 2000 है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्पाइस सीरीज के 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दरमियान भी हुआ था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो एक्सटेंडेड रेंज स्पाइस 250 है, इसमें एक नया टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से इसका रेंज पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। राफेल डिफेंस सिस्टम के अधिकारियों के मुताबिक सिस्टमों में काफी तब्दीली किया गया है, लेकिन इसके घातकता पहले के सिस्टमों के जैसा ही है। ये अभी भी उतना ही घातक तरीके से और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के टारगेट को खाली ध्वस्त नहीं बल्कि दुश्मन को चकमा देते हुए खामोशी के साथ हमला करता है। इन सीरीज में टारगेट एक्विजिशन और कई सारे नया इक्विपमेंटों को भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका भी हाल ही में खुलासा राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया गया था। दोस्तों, ये नया सिस्टमों में ऑटोमेटेड टारगेट रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन और मूविंग टारगेट डिटेक्शन होमिंग मोड जैसे इक्विपमेंट शामिल है, जो इन हथियारों को और भी ज्यादा घातक बनाता है। दोस्तों, रिपोर्टरों के द्वारा इजरायली कंपनी के अधिकारियों को स्पाइस सीरीज के अन्य हथियारों को लेके भी कई सारे सवाल पूछा गया। ऐसे ही एक सवालों में स्पाइस 2000 को लेके भी सवाल था, जहां पे रिपोर्टरों का पूछना यह भी था कि क्या स्पाइस 2000 के वेरिएंट का भी एक्सटेंडेड रेंज मतलब रेंज बढ़ाने के ऊपर इजरायली कंपनियों के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में कंपनी के अधिकारियों का कहना था कि कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर होता है और इसका कैपेबिलिटी भी अलग अलग होता है। मतलब कंपनी द्वारा संभावित स्पाइस 2000 सीरीज के एक्सटेंडेड रेंज बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्पाइस 2000 एक भारी वजन के हथियार है, जिसमें 2000 पाउंड के मतलब करीब करीब 900 किलोग्राम के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेंज करीबन 60 किलोमीटर है। जबकि स्पाइस 1000 सीरीज के हथियारों के वजन इससे हल्का और इसमें करीबन 1000 पाउंड के वॉरहेड मतलब 450 किलोग्राम के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेंज करीबन 100 किलोमीटर के आसपास है। इस सीरीज के तीसरा और हल्का हथियार है स्पाइस 250, जिसमें करीबन 249 पाउंड मतलब 113 किलोग्राम वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड वर्जन का रेंज भी 100 किलोमीटर के आसपास था। पर इसका ER वर्जन मतलब एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के रेंज बढ़ा के करीबन 150 किलोमीटर किया गया है और दोस्तों, स्पाइस सीरीज के ये सबसे अधिकतम रेंज वाला हथियार है। फिलहाल राफेल डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसे भारत को भी ऑफर करने का तैयारी किया जा रहा है। पर अब सोचने का बात यह भी है कि भारत भी ऐसे कई गाइडेड बॉम्बों का निर्माण कर रहा है, जिससे आने वाले समय में स्पाइस 2000 जैसे या स्पाइस 250 ER जैसे हथियारों को खरीदने का संभावनाएं घट जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं एयरबस कंपनी के एरियल रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट A330 MRTT के बारे में। और हाल ही में खबर आया था कि इंडिया संभावित ऐसे कुछ एयरक्राफ्टों को लीज में ले सकता है। तो एरो इंडिया के दरमियान एयरबस A330 एयरक्राफ्ट को क्या बढ़ोतरी मिला होगा? तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए एरियल टैंकर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, जबकि हाल ही में खबर यह भी आया था कि इंडिया खरीदने की जगह में एयरक्राफ्टों को लीज में लेने की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया संभावित ऐसे कुछ एरियल टैंकरों को 10 साल के लिए यूरोप के कंपनी से लीज में ले सकता है। मतलब अमेरिका के KC-46 एरियल टैंकर इस टेंडर में यूरोप के एयरबस A330 MRTT के सामने एक तरीके से शिकस्त खा गया है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल रशिया के निर्मित इल्यूजन 78 एरियल रिफ्यूलर है और ऐसा करीबन 6 एयरक्राफ्ट इंडिया इस्तेमाल करता है, जो 2003 से ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना शुरू हुआ था। पर दोस्तों, सिर्फ 17 साल के इस्तेमाल के बाद इन एयरक्राफ्टों में कई सारे मुश्किलें आ
जा रहा है। खास करके एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी जो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को काफी घटा देता है और इस वजह से पिछले कई सालों से आशा किया जा रहा था कि इंडिया संभावित इल्यूजन 78 की जगह में कुछ अन्य प्लेटफॉर्म को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करेगा। हाल फिलहाल में एयरबस कंपनी के A330 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स द्वारा काफी बारीकी से परखा गया, जिनमें राफेल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के समय इन एयरक्राफ्टों के द्वारा एरियल रिफ्यूलिंग करना हो या फिर फ्रांस के साथ एक्सरसाइज के दरमियान इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो। इवन सुनने को ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट बैच के राफेल एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के समय भी A330 के द्वारा ही इन एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल किया जाएगा। ऐसे मौके में अब A330 का संभावना काफी गुना बढ़ चुका है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ऐसे करीबन 3 एयरक्राफ्टों को लीज में लिया जाएगा और लीज के दरमियान एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले समय में 6 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेज किया जा सकता है। एयरबस कंपनी ये टोटल लीज को हासिल करने के लिए संभावित यूके बेस्ड एक कंपनी का मदद ले सकता है, जिस कंपनी द्वारा रॉयल एयरफोर्स को भी ऐसे 14 एयरक्राफ्टों को लीज में दिया गया है। रॉयल एयरफोर्स द्वारा 2008 में 27 साल के लिए 14 MRTT एयरक्राफ्टों को लीज में लिया गया और कंपनी के मुताबिक ऐसे 9 एयरक्राफ्ट कोर फ्लीट में है, जबकि 5 एयरक्राफ्ट नॉन कोर एयरक्राफ्ट के हिसाब से रॉयल एयरफोर्स को दिया गया है। दोस्तों लीज के मामले में यूरोप को काफी हद तक एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए लीज के पद्धति का इस्तेमाल करता है। अब भारत द्वारा भी लीज के पद्धति को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि टाइमलाइन के गैप को पूरा किया जा सके और साथ में बजट का जो इशू है उसे भी पूरा करना संभव हो पाए। दोस्तों एयरबस कंपनी के साथ लीज के लिए संभावित ये दूसरा सबसे बड़ा लीज होगा। इससे पहले जो लीज लिया गया है वो है अमेरिकी कंपनी से इंडियन नेवी के लिए हासिल किया गया अनमैन एरियल व्हीकल। और दोस्तों खाली लीज नहीं बल्कि एयरबस कंपनी द्वारा प्रयास तो ये भी चलाया जा रहा है कि आने वाले समय के जो 6 एरियल रिफ्यूलर इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है उसे भी हासिल किया जाए और इसी वजह से लीज के 3 एयरक्राफ्टों को काफी उन्नत दर्जे में अपग्रेड करके इंडिया को देने का इरादा भी किया जा रहा है। दोस्तों देखना अब ये है कि लीज के बात को लेके इंडिया कब तक एयरबस कंपनी के साथ बातचीत शुरू करता है और आने वाले समय में इसके अलावा एयरबस और किस तरीके के ऑफर के तहत आगे बढ़ता है। और साथ में हमें देखना यह भी है कि लीज के इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए आने वाले समय में और कौन कौन सा हथियारों को हासिल करने का प्रयास किया जाता है और लीज के अवधि खत्म होने से पहले इंडिया इसे रिप्लेस और इसके जगह को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका को अपनाएगा। मतलब क्या खुद के डेवलप किया हुआ हथियारों को इसके जगह में लाया जाएगा या फिर लीज की अवधि खत्म होने के बाद उन्हीं हथियारों को परचेस कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।